नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और आज हम जिस मुद्दे को लेकर अपने कार्यक्रम में बात करेंगे, आपको बताते चले कि आज ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो विपक्ष की तरफ से बुलाई गई थी और जिस तरह से समीकरण आज बनता हुआ नजर आया उस पर चर्चा करेंगे। पैनल में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से कपिल सिंह, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ ही बीजेपी से भी स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और अपनी पार्टी से भी स्पोक्स पर्सन यासिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और फोन लाइन पर हमारे साथ मनीष साहनी जो कि शिवसेना से हैं वो जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि ग्राफिक्स के जरिए ही आपको समझा देंगे कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में किस तरह से हालात हैं वो जरा समझ लीजिए। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सियासत जो है वो चरम पर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में सियासी खेल शुरू हो चुका है और जम्मू कश्मीर का समीकरण क्या कुछ कहता है वो जरा समझ लीजिए। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 विधानसभा सीटें थी और उसके साथ ही यहाँ पर जिसमें 4 सीटें लद्दाख चली गई हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें रह गई और ये बढ़कर 90 हो गई। और 2019 के अनुसार अगर बात करें तो उसके बाद आप देखिए 83 सीटों के बाद 90 बढ़ा दी गई हैं, लेकिन 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर 114 रखने का प्रस्ताव था। 114 में से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित जो खाली रहेंगी और पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित रखी गई। इनमें से 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के लिए निर्धारित कर दी गई और कश्मीरी पंडितों के लिए भी यहाँ पर सीटें रखी गई हैं। तो पहली बार यहाँ आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से अनुसूचित जातियों के लिए, लेकिन इनमें से 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के लिए निर्धारित। और ज्यादा तौर पर आप समझते चलिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए भी किस तरह से सीटें जो है वो रखी गई हैं और अब कश्मीरी पंडित किस तरह से समीकरण को बिगाड़ेंगे। पहली बार कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की सिफारिश रखी गई और यहाँ विस्थापित जो शरणार्थी हैं उनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित रखने की सिफारिश की गई। लेकिन उस बीच में आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए किस तरह से हालात, परिसीमन में कई विधानसभा सीटों के नाम बदलने की सिफारिश हुई है और साथ ही साथ ये भी समझिए कि जब परिसीमन यहाँ पर हुआ है तो उस वक्त की घमासान जिसमें रियासी जिले में गुल अरनास निर्वाचन क्षेत्र को नई सीट यहाँ पर घोषित किया गया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 1995 में आखिरी परिसीमन के बाद से ही वहाँ जिलों की संख्या 12 से बढ़कर 20 हो चुकी है। तो लोकसभा सीटों की संख्या नहीं, यहाँ पर इलाकों में भी बदलाव हुआ। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों में से किस तरह से यहाँ पर बदलाव देखा गया, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और उसके साथ साथ यहाँ राजौरी, उधमपुर और जम्मू को ही बरकरार रखा गया है। लेकिन इस बीच में लोकसभा सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है और जम्मू के पीर पंचाल इलाके की बात करें तो अनंतनाग और जम्मू की सीटों की सीमाओं में भी बदलाव किया गया, लेकिन जम्मू के पीर पंचाल क्षेत्र को कश्मीर के अनंतनाग सीट से जोड़ दिया गया और साथ ही साथ जो पहले जम्मू संसदीय सीट का हिस्सा यहाँ पर थी और पूरी तरह से आप देखिए जिला पुंछ के अंदर भी पूर्वांचल की बात करें तो जाहिर तौर पर समीकरण वगैरह और जो पहले जम्मू संसदीय सीट का हिस्सा थे, लेकिन इस बीच में किस तरह से हालात रहे। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के यहाँ शिया बहुल क्षेत्र को बहुमल पूरी तरह से बारामूला क्षेत्र के अंदर और कश्मीर की पार्टियों का आरोप है कि नई समीकरण के बाद यहाँ बीजेपी हिंदू बहुल जम्मू को राजनीतिक बढ़त दिलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, इस तरह से आरोप है विपक्ष का। और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें और बहुमत के लिए 44 सीटें यहाँ पर चाहिए रहा। तो परिसीमन के बाद ये गणित जो है वो बदल जाएगा पूरी तरह से, जिसके बाद अब घमासान जो है वो मच गया है। तो अब समझिए कि किस तरह से वो बच चलेगा। तो नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब 43 जम्मू में, 47 कश्मीर में होंगी और साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने का सुझाव दिया गया। लेकिन इस बीच में किस तरह से काम किया जाएगा, इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोटिंग करेगी और कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर मतदान करेंगे। लेकिन उसके साथ अभी तक कश्मीर के 56% लोग 54 के साथ 55.4% सीटों पर और जम्मू के साथ साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर 44.5 सीटों पर वोट करते थे। लेकिन आरोप यहाँ पर ये लग रहे हैं कि परिसीमन में जम्मू की 6 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। अधिकतर यहाँ जम्मू जिले में हिंदू बहुल है और 2011 की जनगणना के अनुसार कठुआ, सांबा, उधमपुर बहुल इलाका है। तो कठुआ में 87%, सांबा और उधमपुर में 86% और 88%, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी जिले के अंदर यहाँ पर 35 और 45 और उसके साथ ही 2008 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 87 में से 11 सीटें यहाँ पर जीती थी। लेकिन 2014 में हुए अगले चुनावों में बीजेपी ने 25 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बना लिया
और उसके साथ ही 2014 विधानसभा चुनावों में पीडीपी ने अपनी सभी 25 सीटों में जम्मू क्षेत्र से ही यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन आपको ये बताते चले कि पीडीपी ने 25 नहीं 28 सीटें जीती थी, और जबकि कश्मीर में उसका खाता यहां पर किस तरह से खुला था वो भी आपने देखा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि परिसीमन में जम्मू के 6 सीटें जुड़ने से बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होने की संभावना है, जिसकी वजह से अब परेशानी। और अगर पुंछ, राजौरी, जम्मू लोकसभा सीटें यहां बनी रहती है तो रिजर्व लोकसभा सीट घोषित करनी पड़ जा सकती है, और इससे बीजेपी को हिंदू वोट मजबूत यहां पर होगा, हिंदू वोट मिलेगा, और बारामूला के पुनर्गठन से शिया वोट मजबूत होंगे। इससे सज्जाद लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस को भी फायदा होगा, और सज्जाद बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। तो यहां से आप समीकरण समझ लीजिए, क्योंकि इस बार पुनर्गठन के साथ साथ अगर देखा जाए पीएचडी के साथ अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी नहीं दिखी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार परिसीमन का मुख्य आधार 2011 की जनगणना, तो उसके साथ ही साथ अगर करीबी है तो क्या हो सकता है वो भी आप समझिए। लेकिन आयोग का ये कहना भी है कि परिसीमन के लिए राज्यों के क्षेत्रफल, भौगोलिक और साथ ही साथ परिस्थितियों, सीमा से दूरी जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कश्मीर की आबादी 68.8 लाख, जम्मू की 53.3 लाख और उसकी तुलना में 15 लाख से अधिक है। तो नए परिसीमन प्रस्ताव के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर ही वहां जम्मू की 1.25 लाख जनसंख्या की तुलना में कश्मीर की जनसंख्या का अनुपात 1.46 लाख हो गया है। तो जाहिर तौर पर यहां जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था, और जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू था तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों से बढ़कर 76 से बढ़कर 87 यहां पर कर दी गई थी, जिनमें जम्मू की सीटें 32 से बढ़ाकर 37 और कश्मीर की सीटें 42 से बढ़ाकर 46 कर दी गई। 2002 में यहां जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने राज्य के परिसीमन को 2026 तक के लिए टालने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, और प्रशासन का यह भी कहना है कि किस तरह से यहां पर अब काम होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि ग्राफिक्स के जरिए ही आप समझ रहे हैं कि प्रशासन का क्या कुछ कहना है। तो प्रशासन जो वोट की बात कर रहा है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। 18 वर्ष से ऊपर के नए मतदाता इसमें जोड़े जाएंगे, जो आप देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से बात सामने रखी गई। निर्वाचन आयोग समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनर्निर्माण करता है, और यहाँ पर मतदाता सूची में संशोधन से जम्मू कश्मीर और मौजूदा निवासियों को ही शामिल किया जाएगा। 25 लाख अतिरिक्त मतदाताओं से जोड़े जाने की संभावना, और 2011 के बाद अब मतदाता सूची में बढ़ चुके हैं 10 लाख मतदाता, इस तरह से संभावना जताई जा रही है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2011 में जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष सारांश संशोधन में प्रकाशित मतदाताओं की संख्या यहाँ 66,921 थी, जबकि अब मतदाता सूची में यह संख्या 76,02,397 हो गई है। और मतदाताओं के बढ़े हुए आंकड़ों के कारण नए मतदाता को शामिल करना है, जो अब 18 वर्ष हो चुकी है। विज्ञापन में यह भी लिखा गया कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए उनके मूल निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नामांकन के लिए विशेष प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह समीकरण जो है वो रखा गया। तो चलिए अब बढ़ जाएंगे पैनल की ओर। चलिए अब आपको कुछ लोगों से भी रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि आज ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जिस तरह से सूरत हाल बने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर रविंद्र रैना की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो आपको दिखा देते हैं। जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश के विरुद्ध और जम्मू कश्मीर के जनमानस के खिलाफ शुरू किया है। चलिए बढ़ जाएंगे पैनल की ओर। और पैनल में जिस तरह से आप देखिए लगातार विपक्ष और पक्ष जो है वो अपनी अपनी बात सामने रखता हुआ नजर आया। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर सुनील सेठी जी आपसे ही होगा कि जिस तरह से आज ऑल पार्टी मीट हुआ है, किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया भाजपा सामने रख रही है? देखिए, डेमोक्रेसी है, पार्टी को आपस में वार्तालाप करने का, आपस में बात करने का पूरा हक है, लेकिन ये वार्तालाप एक्ट इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ और सेंट्रल लॉज जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई सारे के सारे किए,
तो फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी का ये एक प्रारूप है ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एप्लीकेशन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पहले 1950 और 1951 का अप्लाई नहीं करता था। 1950 का जो है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट में अप्लाई करता था पार्लियामेंट्री इलेक्शन पे, लेकिन अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को अप्लाई करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेंट्रल वाला अप्लाई करेगा। तो सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये प्रावधान है कि वहाँ पे वोटिंग का राइट हर उस आदमी को मिलेगा जो इंडियन सिटीजन है और जो वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट डेफिनेशन जो है वो एक्ट में पूरी डिफाइंड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसके तहत पोजीशन ऑफ लॉ ये है कि जो आदमी रहता है, चाहे वो नौकरी के लिए होगा चाहे वो बिजनेस के लिए होगा, तो कैजुअल ट्रेवलर नहीं है। मतलब जो विजिटर जैसे वैष्णो देवी के लिए अगर कोई भगत आते हैं या श्रीनगर में कोई टूरिस्ट आता है तो वो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ उनका रेजिडेंस नहीं होगा, कैजुअल विजिटर है। तो कैजुअल विजिटर नहीं है जो वहाँ पे नौकरी करने के लिए आया है, बिजनेस करने के लिए आया है या किसी और मरीशन के लिए वहाँ पे रहता है, तो उसको हक देती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की वो डिसाइड करे कि उसने अपना वोट कौन सी स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में बनाना है। अब तक जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग बात हो रही है, ये राइट जो है ये पूरे हिंदुस्तान में हर किसी को अवेलेबल है। अगर मैं जम्मू कश्मीर से उठ के दिल्ली में जाता हूँ काम करने के लिए, तो ये मेरा हक है कि मैं दिल्ली में ये डिसाइड करूँ कि मुझे दिल्ली के असेंबली में वोट डालना है या मुझे जम्मू कश्मीर की असेंबली में अपना वोट को रिटेन करना है। What right was available to whole of the country that right कपिल जी, जम्मू जिस तरह से आप देखिए सुनील जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वोट आपको किस तरह से बनाना है, उन्होंने पूरी तरह से प्रावधान के हिसाब से समझाया है। देखिए इसमें जो इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है, सुनील जी कानून आऊंगी मैं आपके पास। कपिल जी, ऑफिस हो रहे हैं 1950 का एक्ट है और आर्टिकल 20 जो वोटिंग राइट्स देता है भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को, और उसमें ऑर्डिनरी और टेम्पररी वोटिंग राइट्स का भी प्रावधान है कि अगर कोई परमानेंट कहीं जाके बिजनेस करता है या कहीं कोई जॉब करता है तो उसको वहां पे पिछला वोटिंग राइट वेव ऑफ करके नया वोटिंग राइट में एनरोल होने का पूरा अधिकार है। लेकिन जिस तरह से बेल्ट फोर्सेस के जवान पीस एरिया में 2 साल 2.5 साल 3 साल रहते हैं, और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, और जम्मू कश्मीर बैंक के जितने एम्प्लॉय हैं वो बाहर हैं, तो उनमें से कितनों ने अपने एनरोल किया उन्होंने आपको अपने वोटिंग राइट्स के लिए बाहर। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मिसयूज ऑफ आर्टिकल 20 करके और ऐसे लोगों को वोटिंग राइट देना चाहती है जो कि उनका राइट बनता नहीं, क्योंकि पीसफुल एरिया में जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर, कठुआ, सांबा, रियासी, यही 4 एरियाज हैं। यहाँ पर आप बेल्ट फोर्सेस के जवानों को वोटिंग राइट्स देने की बात कर रहे हैं, और जम्मू ही ओवर क्राउडेड हुआ है। आर्टिकल 370 के जो खंड इन्होंने कुछ खंडित किए हैं, उसके बाद बिजनेस और लेबर क्लास, मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा कि लेबर क्लास को वोटिंग राइट कौन देता है कहीं पे? क्या 25 लाख वोटर जिस तरह से सुनील जी कमीशन और जवाब दीजिए इस पे। यासिर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सुनील जी इस पर जवाब दीजिए कि लेबर क्लास को कौन वोटिंग राइट देता है, ये सवाल में निशान छोड़ रहे हैं यहाँ पर कपिल जी। सुनील जी मुझे उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वोटिंग का क्वेश्चन करिए, रिपीट कीजिए। सुनील जी सवाल यहाँ पर कपिल जी ने ये छोड़ दिया है कि लेबर क्लास को कौन वोटिंग राइट देता है। जी देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि जो आदमी यहाँ पे जिसका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो जम्मू कश्मीर होगा, उसको वोटिंग राइट है। ये सभी की सभी स्टेट में हर जगह पे ये अप्लाई करता है। अब कौन उस वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करेगा, कौन नहीं करेगा, ये अलग सा इशू है। आपको उनको राइट देना है, वो एक्सरसाइज करे उस राइट को जम्मू कश्मीर में वोट बनाने के लिए, या वो अपनी स्टेट में जो है वहीं पे अपना वोट रखना चाहते हैं, दैट इज देयर पर्सनल पोजीशन। जैसे एक बड़ी जो है कांग्रेस जो है वो क्वेश्चन उठाती है कि क्या इसमें डिफेंस फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी वोटिंग राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अगर कानून के हिसाब से उनको वोटिंग राइट मिल सकता है, उनकी चॉइस है कि वो कहाँ पे लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि
जो फौजी है वो खुद ही खाए जम्मू कश्मीर में आके, लेकिन उसको वोटिंग का राइट नहीं मिले जो उसको बाकी पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल है। क्या किस किस्म की सियासत है ये? ठीक है, आप हिंदुस्तानियों को एक दूसरे से काटना चाहते हो। ठीक है सुनील जी, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग करना चाहते हो। ये किस किस्म की सियासत चलाते हो? जब आप कश्मीर में हो आप कहते हो कि कश्मीर खतरे में है, जम्मू में हो आप कहते हो कि डोगरा खतरे में है। ठीक है यासिर जी, जिस तरह से ऑल पार्टी मीट हुआ है, ठीक है सुनील जी आऊंगे आपके पास। यासिर जी, जिस तरह से ऑल पार्टी मीट हुआ है, लेकिन अपनी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। देखिए, जैसे ये 25 लाख का जो जैसे ये आया और लोगों में एक अफरा तफरी माहौल फैलाने की कोशिश की, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक बड़े रीजनेबल तरीके से पूछा कि आप इसमें क्लैरिफिकेशन हम चाहते हैं। तो जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इज फुली कंटेंटेड विद द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं आपको दूसरी बात करूंगा, जो PAGD की आप बात कर रहे हैं, आप एक चीज देखें, क्या प्रेगमेटिक अप्रोच क्या है, क्या ये चीज पॉसिबल है? माइग्रेशन जो होती है 25 लाख, इट इज नॉट पॉसिबल। ये एक तरह से एक आप बोल सकते हो पॉलिटिकल आर्गुमेंट करने के लिए मिल गया है। आप देखें, माइग्रेशन के दो रीजंस होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्या जम्मू कश्मीर में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के एतबार से कोई जम्मू कश्मीर की दूसरी UT स्टेट से यहां पर आएगा? सेकेंडली, इकोनॉमिक एवेन्यूज यहां पर जम्मू कश्मीर में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उनको नौजवान उसका फायदा उठा सकें। तो यहाँ पर कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज है कि बाहर से दूसरी UT या स्टेट से यहाँ पर लोग आके सेटल होंगे? तो ये एक तरह से आप देखें जो PAGD है, आज उन्होंने फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की इस मुद्दे पर कि आप देखें कि पहले जब 370 गया था तो उस वक्त शिवसेना उनसे अलग थी। आज शिवसेना इस मुद्दे पे आ गई है, यानी कि ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव को अचीव करने के लिए लोगों में गलत तरीके की अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। मुनीष जी, आज शिवसेना भी PAGD का हिस्सा बनती हुई नजर आई, आप लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। देखिए, जहाँ पर जनता की आवाज उठाई जाएगी, जन मुद्दों जन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, शिवसेना वहां हमेशा खड़ी है। जब तक बीजेपी जनता के मुद्दों की पूर्ति करती थी, जनता की आवाज बनती थी, जन मुद्दों को जो है हल करती थी, हम बीजेपी के साथ खड़े थे। आज बीजेपी अपने वादों से जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए गए थे, हमारे युवाओं के साथ जो वादे किए गए थे, उनसे पूरी तरह से भटक चुकी है। 3 साल का लंबा अंतराल बीत चुका है। 2019 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादे किए गए थे नहीं मिले। हमारा हक जो है बाहरी लोगों को देने के प्रयास हो रहे हैं। आज वो इतना बढ़ चुका है कि आज के बाद जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने के लिए भी बाहरी लोगों को भागीदार बनाया जा रहा है, जिसे शिवसेना कतई सहन नहीं करेगी। इसके लिए हम जिन पार्टियों का समर्थन लेंगे या जिन पार्टियों को समर्थन देंगे जो जनता की आवाज बनेंगे और जनता के मुद्दों को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जनता की आवाज बनेगी और जनता के मुद्दों को हल करेंगे। सुनील जी, जब तक बीजेपी काम करती रही तो बीजेपी के साथ चले, लेकिन अब यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, इस तरह से सवाल छोड़ा गया है मुनीष साहनी की तरफ से। शिवसेना की हालत को समझना जो है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जम्मू कश्मीर में खेलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कब लोगों के हितों में बात नहीं की। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जब इंडिया अप्लाई करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अप्लाई करने की एप्लीकेबिलिटी के तहत कुछ प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन मेन मकसद ये है कि आज तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वजह से जो पॉलिसी ऑफ एक्सेप्शन टू रूल अप्लाई करती रही। जब पूरे हिंदुस्तान में कोई कानून अप्लाई करता था, आपने उसमें एक्सेप्शन क्रिएट की 35A करके। आप वही एक्सेप्शन आप दोबारा चाहते हो। आप चाहते हो कि वही एक्सेप्शनल रूल यहाँ पे लग जाए कि जो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है सिर्फ उसी को राइट मिले वोटिंग का, बाकियों को नहीं मिले। डोमिसाइल का वोटिंग राइट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वोटिंग राइट एक अलग चीज है। वो इस वोट का राइट लेने के लिए किसी को जम्मू कश्मीर में आना नहीं है। ये ऑलरेडी आदमी जो जम्मू कश्मीर में है, जो महिलाएं जम्मू कश्मीर में है, उन्हीं को राइट मिलेगा। लेकिन इसके तहत जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी है, 1 लाख से ज्यादा आदमी है, उनको वोटिंग राइट आज तक नहीं मिला। अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये कहते हैं कि नए वोटर बनेंगे, ही इज आल्सो रेफरिंग टू वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी, ही इज आल्सो रेफरिंग टू गोरखा, ही इज आल्सो रेफरिंग टू वाल्मीकि, ही इज आल्सो रेफरिंग टू द पर्सन हु आर सर्विंग इन जम्मू कश्मीर। क्या गलत है उसमें? कपिल जी, जिन लोगों के पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे उन्हें वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, क्या आपत्ति है? ठीक है सुनील जी, सुन लीजिए। कपिल जी, मैंने अपना सवाल पहले भी छोड़ा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे पता है कि 25 लाख वोटर जो है वो अनरोल होने जा रहे हैं। ठीक है, जो 18 साल 8 एज बार है
उसको वोटिंग राइट होगा, इसका भी डाटा गवर्नमेंट के पास रहता है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का डाटा भी गवर्नमेंट के पास है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा 25 लाख वोटर एनरोल होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये आप पुख्ता सबूत के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लिस्टें जो है वो यूपी में बनी है, गुजरात में बनी है, नागपुर में बनी है, और भाड़े के वोटर लाकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू की सत्ता, कश्मीर की सत्ता में काबिज होना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जम्मू की जमीन जो है वो उससे खिसक चुकी है। और एक ऐड आया करता था गुजरात के लिए कि आइए, तो एक बार तो आइए गुजरात में, और वो ऐड चरितार्थ होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, वोट डालिए और फिर जाइए जम्मू कश्मीर से। ये आप किस तरह का मजाक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता के साथ? इस पर आपकी प्रतिक्रिया कि आइए जम्मू कश्मीर में वोट डालिए और चले जाइए? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक आदमी जो एक्सचेंज करेगा कि उसने वोट जम्मू कश्मीर में डाला है, उसका वोट जम्मू कश्मीर में होगा, उसको अपनी स्टेट से कैंसिल करवाना है अपना वोट। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने नंबर कैसे था, हम तो उसको जस्टिफाई नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें क्लैरिफिकेशन आ गई, उसने 25 लाख क्यों कहा, दैट ही इज टू एक्सचेंज। मुझे ये लगता है कि हमारे को जेन्युइनली ये सोचना चाहिए कि कानून की एप्लीकेबिलिटी के बाद जिन लोगों को राइट है जम्मू कश्मीर में वोट अपना डालने का, उनको वो राइट मिलना ही चाहिए। और इसमें अगर कोई एक्सेप्शन चाहता है कि ये कानून में इसमें कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो जाए कि बाकी हिंदुस्तान में, मैं दिल्ली में जाके अपना, अगर मैं दिल्ली में जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, मैं वकील हूँ, अगर मैं वहाँ पे 4 महीने भी रहता हूँ, हाउस रेंट पे भी रहता हूँ, मेरे को ऑप्शन मिल जाती है कि मैं वहाँ पे अपना वोट बना सकता हूँ जम्मू कश्मीर में कैंसिल करवाने से। तो मैं जाके दिल्ली में वोट डाल सकता हूँ, लेकिन दिल्ली वाला तो जम्मू में आके भी काम करना चाहेगा, उसको वोटिंग डालने से रोका जाएगा क्या? जहाँ पे सिर्फ वो हिंदुस्तान बनेंगे। अब हिंदुस्तान एक है, कश्मीर के ऊपर, जम्मू के ऊपर भी वही कानून अप्लाई करेगा जो बाकी हिंदुस्तान के ऊपर अप्लाई करता है। जब महाराष्ट्र में इतने बाहर के लोग आके वहाँ पे वोट डालते हैं, तो क्या मराठी कल्चर खत्म हो गया? आपको अपना चले, कल्चर महाराष्ट्र में आकर भी बाहर से लोग वोट डालते हैं। मुनीष साहनी जी, क्या वहां पर महाराष्ट्रियन कल्चर खत्म हो गया? इस तरह से कहना है यहाँ पर सुनील सेठी जी का, जवाब दीजिए। मुनीष साहनी जी, शायद हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क साधिए, क्योंकि महाराष्ट्र की बात उन्होंने कह दी है, तो महाराष्ट्र की ही बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर तब तक यासिर जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र की बात उन्होंने कह दी है, तो क्या वहां पर संस्कृति और पूरी तरह से कल्चर खत्म हो जाएगा? देखिए, हमने इसको लेकर पहले ही भी चिंता जाहिर की थी कि जम्मू कश्मीर की, हमें ये एश्योरेंस दिया गया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कि कोई भी यहाँ की डेमोग्राफी को किसी तरह छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और ना ही जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी है, खासकर जो जम्मू का कल्चर है या कश्मीर का कल्चर है या पीर पंजाल का कल्चर, जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व रखा जाएगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स के लिए तौर पर आप देख सकते हो, लेकिन इन प्रैक्टिकल, इन रियलिटी बहुत टफ है। आप देखेंगे आर्म फोर्सेस को यहाँ पर जो बताया जाता है कि 10 लाख है, ये सरासर झूठ है। ज़्यादा से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेगुलर आर्मी जम्मू कश्मीर में 2 से 2.5 लाख के बीच में, इससे ऊपर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वो लोग जो कहते हैं कि 10 लाख है, 12 लाख है, ये वो हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, ये उनका नैरेटिव जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरह से कोई खदशात नहीं है। हमारा ये था, हमने बतौर एक जो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि जैसे हमें लगा कि हमारे यहाँ पर क्या ये वाकया ये सच्चे में कुछ करने वाले हैं, तो हमने फ़ौरन तो पर रुजू किया, क्योंकि जिन्होंने करना है, जिनके पास अख्तियार है, तो उन्होंने एश्योरेंस दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमी लोगों के अंदर क्रिएट की जा रही है, एक ख्वामखा की, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोगों में विपक्ष की तरफ से। मैंने पहले ही कहा कि आज जो जम्मू कश्मीर के ऊपर कानून नाफिज होते हैं, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, और जो आर्टिकल 20 के तहत हमें जो वोटिंग राइट मिला है उसमें यही है कि अगर आप परमानेंटली कहीं बिजनेस करते हैं, उसके तहत आपको वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन उससे पहले आप पीछे अपना वोटिंग राइट वेव ऑफ करते हैं। कहीं आप परमानेंटली जॉब करते हैं तो आपको वोटिंग राइट मिलता है। बेल्ट फोर्स के जवानों के पास ऑलरेडी ऑप्शन है कि वो बैलेट जो करते हैं वो थ्रू बाय पोस्ट करते हैं। 2-2 साल की, 2.5 साल की, 3-3 साल की पोस्टिंग रहती है उनकी हर स्टेट के अंदर। उनको तो ऑलरेडी प्रावधान है। सुनील जी, ये मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अगर कोई किसी और स्टेट में वोटिंग करता है, तो जब उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज होता है, चाहे नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से, किसी और वजह से, तो उसको ये राइट है कि वो अपनी पहली वाली स्टेट से अपना वोट कैंसिल करवाए और दूसरी स्टेट में जाके अपना वोट जो है वो रिवाइज करवा दे, वहां की असेंबली में वोट डाले। ये कानून सेक्शन 19 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको राइट देती है।
अब ये राइट जो है पहले जम्मू कश्मीर में ऑर्डर नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो स्टेट का अपना था। आज वो स्टेट का एक्ट नहीं है, सेंट्रल का एक्ट अप्लाई करता है। वो कानूनी प्रावधान वही अप्लाई करेंगे जो बाकी पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में ये कानून अप्लाई करता है, जब पंजाबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, महाराष्ट्र में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, केरला में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो कश्मीर और जम्मू में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे समझते नहीं है कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट एजेंडा चल रहा है और आप विटिंगली अनविटिंगली आप सेपरेटिस्ट एजेंडा को सपोर्ट कर रही हो इस स्टेटमेंट। आप एक एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर कश्मीर में बेल्ट फोर्सेस के जवानों को वोटिंग राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे? फिर पीसफुल एरिया में नहीं सिर्फ जवानों को वोटिंग राइट्स क्यों दिए जा रहे हैं? फिर जम्मू के ऊपर ही बर्डन क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कश्मीर में तो उनका मैंडेट है नहीं और जम्मू का मैंडेट जो है वो उनका खिसक चुका है, और भाड़े के वोटर लाके वो किसी तरह जम्मू की सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, नाफिज होना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है यही से साफ हो जाती है। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि पीसफुल एरिया कौन सा है और कौन सा एरिया पीसफुल नहीं है। वही जम्मू डिस्ट्रिक्ट है जनाब। होता है, नोटिफिकेशन होता है, पूरा कश्मीर जो है वो पीसफुल है, अनपीसफुल नहीं है। यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है आर्मी का। ये एक्टिव और इनएक्टिव सर्विस नहीं है, ये पीसफुल एरिया है और नॉन पीसफुल एरिया है। यासिर जी, आज अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से किनारा कर दिया पीएजीडी से। क्या लगता है कि बी टीम जिस तरह से बीजेपी की कही जाती थी, आज कहीं ना कहीं प्रूफ भी दे दिया गया? देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ थी तो तब कोई नहीं कहता था, और जब पीडीपी उनके साथ थी तो तब उनको उसके बाद जब अलायंस से बाहर आए तो उनको याद आया कि नहीं, अब हम अलायंस में नहीं है, तो बी टीम कहना शुरू हो गए। आप देखें कि पीडीपी जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पीजीएडी अलायंस था, पहले उन्होंने कहा था जी अगर 37035A खत्म होगा कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इस बार साबित हो गया कि हर जम्मू कश्मीर के हर घर से हर शख्स ने जो है झंडा उठाया और घर से बाहर निकला। तो इसका मतलब लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग उनके साथ नहीं है। अब उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूज एक मिला है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम 37035A लेंगे। लेकिन जब उस पर पब्लिक सपोर्ट नहीं मिली तो अब इन्होंने ये जो वोटिंग राइट का इशू जो उठाया है, इसमें वो पब्लिक सपोर्ट चाहते हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करके कि आप हमारे साथ चलिए, आपके बाहर के लोग आके आपके राइट्स को इंक्रोच करेंगे। एक आपका रिएक्शन जाते जाते जल्दी से। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जम्मू में ही उसका आधार था और जम्मू में उसका आधार जो है वो खिसक चुका है। जम्मू की जनता भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहती, उनको वोटिंग नहीं करना चाहती, इसीलिए किसी तरह जम्मू में ये बाहर से वोटर लाकर एनरोल करा के जम्मू की सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं। जम्मू में इनको लगता है कि अब इनका मैंडेट खिसक चुका है और किसी तरह सत्ता पाने के लिए, जम्मू कश्मीर में सत्ता पाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास अब बचा कुछ नहीं है। ठीक है जी, आपने देखा कि बीजेपी अपनी तरह से अपना पक्ष रख रही है, लेकिन पीएजीडी अपना पक्ष रख रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। लेकिन अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस एक अलग ही बहाव में है। देखिए, हम जो लोगों के जो जिस तरह से जज्बात हैं हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ट्रूली सेंस में। और जो भी यहाँ पर जो पीएजीडी ने किया कश्मीर में या जम्मू के अंदर जो बीजेपी ने किया, लोग आप देखें कि बीजेपी 8 साल आप मान के चलें कि इक़्तिदार में है, क्योंकि गवर्नर रूल भी उन्हीं के तहत आया है और उन्हीं के सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। तो आप देखें कि जम्मू के लोग बीजेपी से तंग हैं, पागर से कश्मीर वाले तंग हैं, तो लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और हम ट्रूली जो प्रैग्मेटिक चीज़ हो सकती है हम वही कह रहे हैं। और इस बार आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जहां पर जल्द से जो लोग चाहते हैं कि यहां पर जल्द से जल्द चुनी हुई सरकार आए, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और उसके बाद ताकि आवाम के कब तक इलेक्शंस हो जाएंगी? आखिरी सवाल सुनील जी आपसे, कब तक इलेक्शंस हो जाएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब तक के संकेत हैं? इलेक्शन कब तक हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है। ये चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। इंडिपेंडेंट पार्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। हम लोग तैयार हैं, हमारी तरफ से इलेक्शन जो है जल्दी हो जाते हैं, तो हमारे को अभी भी पूरी पक्की उम्मीद है कि हम लोग जो है वो स्वीप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका भी जुड़ने के लिए, और यासिर जी आपका भी, कपिल जी आपका भी, और साथ ही साथ मुनीर साहनी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आज विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आया
और अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपनी अलग ही एक नैया जो है वो चलाई जा रही है। लेकिन उस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष पूरी तरह से सामने रखा है और इलेक्शंस की बात को लेकर जिस तरह से यहां पर विपक्ष ने भी निशाना साधा कि कब तक इलेक्शंस हो जाएंगी, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष जो है वो क्लियर कर दिया है कि ये सब काम यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है, वही बताएगा कि कब तक यहां पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो पूरी तरह से तैयार है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।